गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट को जीएस पेपर के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आने वाला जो एग्जाम बीपीएससी का होगा 30 अप्रैल को है, तो उसमें उनको फायदा हो सके। तो इसको देखा जाए। क्वेश्चन है कि निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, यानी ये घटनाएं लिखी हुई हैं और इन घटनाओं के बारे में यह दिखाना है कि ये घटनाएं कब घटित हुई और इसको क्रम से सजा देना है। पहली घटना इसमें है, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जो दिया हुआ है कि भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार बनी। तो सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना केरल में, यानी आजादी के बाद पहली बार केरल में साम्यवादी दल की सरकार बनी। यह 1957 ईस्वी में पहली साम्यवादी सरकार कब बनी? 1957 ईस्वी में बनी। कहां बनी? केरल में बनी। और जैसा कि हम लोग लोकतांत्रिक सरकार जानते हैं कि वह सरकार जो जनता द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है और लोक कल्याण इसमें प्राथमिकता होती है। ये 1957। अब दूसरा है कि भारत का उस समय का सबसे बड़ा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। जैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वह 1921 ईस्वी में की गई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई, परंतु इसका आजादी के बाद इसका नाम 1953 ईस्वी में इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रख दिया। यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम भारतीय स्टेट बैंक, जो आज के वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, जिसमें लेन देन किया जाता है। जबकि प्राइवेट क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक ICICI है। अगर यहां क्वेश्चन कहेगा कि प्राइवेट क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो ICICI। जबकि सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। इसका पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1921 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक नाम कब दे दिया गया? 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण। एयर इंडिया जो एयरलाइंस की कंपनी है, राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बनी। यह घटना 1953 की। यह घटना 1953 की है। अब यहां है कि गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजादी के समय भारत में कुल 14 राज्य थे। इसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर बनाया गया और अभी वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों में भी एक प्रदेश को मिलाकर अंडमान दादरा एवं नगर हवेली को मिलाकर अब संख्या 7 हो गई। तो यह गोवा स्वतंत्र भारत का अंग कब बना? 1961 ईस्वी में। अब हम लोग यहाँ पास क्रम में सजाएंगे कि किसका नंबर पहले आएगा। तो इसमें 1953 भारतीय स्टेट बैंक यानी एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1953, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का तीसरा। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक यानी दूसरा। इसके बाद क्या हो जाएगा?
1957 यानी भारत के सर्वप्रथम लोकतांत्रिक साम्यवादी दल की सरकार, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और इसके बाद हो जाएगा 14, यानी ये क्रम हो जाएगा 3, 2, 1, 4। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करेंगे। यहाँ है कि निजता के अधिकार। निजता का अधिकार का मतलब है कि अपना निजी अधिकार, यानी जो जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। यानी किसी को भी जीने का, अपने ढंग से जीने का, उसे पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है कि वह किस आस्था को मानेगा, किस तरह से रहेगा, किस तरह से वह अपने जीविका का निर्वहन करेगा, उसकी पूरी स्वतंत्रता भारतीय संविधान ने दी है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो है, वह जो मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया है, वह अनुच्छेद 14 से लेकर 31 तक है। इसमें अनुच्छेद 21, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वह निजता के अधिकार को बतलाता है। यानी अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में आविष्ट शक्तियां किसे दी गई है। तो पहले तो हम लोग यहां समझेंगे कि आविष्ट शक्तियां किसको कहते हैं। तो आविष्ट शक्तियां, पहले हम लोग इसकी सूची को देख लें कि भारत शासन अधिनियम 1935 में 3 सूचियां बनाई गई थी, जिसमें एक था संघ सूची, दूसरी सूची थी राज्य सूची, और तीसरी सूची थी समवर्ती सूची, जिसे भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया। आविष्ट शक्तियां वे शक्तियां हैं जो न तो संघ सूची में उसकी व्याख्या की गई है और न ही राज्य सूची में उसकी व्याख्या की गई है। तो न संघ सूची में, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में, ये तीनों सूची में इसकी व्याख्या नहीं की गई है, तो वही शक्तियां अविष्ट शक्तियां कहलाती हैं। तो यहां क्वेश्चन कह रहा है कि 1935 के में स्थापित भारत शासन अधिनियम में अविष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी। तो इसमें अविष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ठीक है, 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अविष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी, गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। हालांकि संघ सूची कभी भी लागू नहीं हुई, क्योंकि रियासतों ने इस सूची को मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए 1935 में संघ सूची पर विचार नहीं किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि इसमें है कि निम्न में कौन शर्त है, सत्यता को बतलाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और उस पर विचार करें कि विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का किसी सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। फिर से सवाल पढ़ेंगे कि विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। तो यह जो है सही है। अब इसकी व्याख्या के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सही है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 179 में विधानसभा के अध्यक्ष का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179 में विधानसभा अध्यक्ष के बारे में वर्णन किया गया है। यहां ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 179 में विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें कहता है कि विधानसभा का अध्यक्षता तभी जो समाप्त हो जाएगा जब वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा।
जब वह विधान सभा का सदस्य नहीं रहे तो उसे विधानसभा के अध्यक्ष से हट जाना। दूसरा है कि यदि वह विधानसभा में विशेष बहुमत द्वारा उसे हटा दिया जाए, विशेष बहुमत द्वारा हटा दिया जाए या स्वयं जो है वह त्याग पत्र दे दे, स्वयं त्याग पत्र दे दे। यानी विधानसभा का सदस्य अगर नहीं रहेगा तो वह क्या होगा, वह अध्यक्ष नहीं रह सकता है। दूसरा है कि यदि सदस्यों ने विशेष प्रस्ताव पारित करा दिया हो और उसके माध्यम से हटा दिया हो। तीसरा है कि स्वयं जो है अध्यक्ष जो है वह उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दे दे तो इस आधार पर वह विधानसभा का अध्यक्ष नहीं रह पाएगा। ये केस में वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179। अब हम लोग दूसरे कथन को देखेंगे कि जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है, ठीक है, तो अध्यक्ष अपने पद से तुरंत रिक्त कर देता है। नहीं, ये जो है ये गलत है, क्योंकि वह तब तक वह अलग नहीं हो सकता है जब तक अगले अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है। तो इस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है, कि वो उसे तुरंत रिक्त नहीं करता है। उसे कब रिक्त करता है, जब तक कि वह अगला अध्यक्ष का शपथ नहीं ले लेता है। ठीक है दोस्तों, तो इस सामान्य अध्ययन को देखिए और उसमें परीक्षा में लाभ उठाइए। ठीक है, आज इतना ही। थैंक्स।